स्केलिंग हमारे पास है, रैंकिंग हमारे पास है, ये सब चीज़ें आते हैं। जितने काफ़ी जो हमारे जो साइकोलॉजी में जो है पढ़ाया जाता है, स्केलिंग करके आप जो है आप चेंज कर सकते हैं। जब तक आप क्वालिटेटिव डेटा को जो क्वांटिटेटिव डेटा में आप कन्वर्ट नहीं जो करते हैं, तब तक उतना संभव नहीं है। और हर जगह पॉसिबल है। योग साइंस में जितने भी आप जो पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको आप जो क्वालिटेटिव टाइप का डेटा है, आप जो क्वांटिटेटिव में आप जो कन्वर्ट कर लीजिए उसको। तो बहुत सारे इसमें डेटा हमारे पास हैं जो है। बहुत लोग पूछते हैं भैया जो नॉमिनल क्या होता है और किस तरह की चीज़ों में हम जो है कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डिनल क्या होता है, जहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह में हम देते हैं आपका मीन, आपका मीडियन है, परसेंटाइल है, रैंक ऑर्डर है, ये सब चीज़ें जो कोरिलेशन है ये सब पढ़ते हैं आप जो है। इंटरवल में होता है जहाँ पर कि अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये है रेशियो वगैरह है जो कि आपके कोएफिशिएंट वेरिएंस। एक इसमें जो ये भी जो हम बता दें, चूँकि बहुत लोग चीज़ों को बताना चाहते थे, रेशियो और रेट्स दो चीज़ें होती हैं इसमें। जो हमको रेशियो और रेट्स में डिफरेंस जो किन किन लोगों को पता है भाई, कुछ है जानकारी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेशियो? अगर डिफिनीशन अगर बताना हो तो रेट रेशियो पता है आपको, किसको हम कहेंगे रेट, किसको हम जो रेशियो करेंगे। डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेशियो? रेट और रेशियो में दोनों में चीजें हैं, एक न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में भी जो एक डिफरेंट चीज रखा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी एक जो डिफरेंट चीज है। रेट आप कैलकुलेट करते हैं उससे भी, रेशियो भी। डिफरेंस क्या है जो है दोनों में? अब सिंपल जो सुन लीजिए आप लोग, बहुत सिंपल जो है डिफिनीशन हम जो बता रहा हूं। रेट और रेशियो में क्या क्या अंतर दोनों में है। रेट पहले मैं बताता हूं। रेट में जो है न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, या दूसरे शब्दों में न्यूमरेटर इज द सबसेट ऑफ द डिनोमिनेटर। अब कोई जो है एग्जांपल अगर जानते हो आप लोग तो बतावें। जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट। बर्थ रेट में क्या होता है? किसी पर्टिकुलर ईयर में ऊपर जो होता है नंबर ऑफ बॉर्न चाइल्ड, नीचे क्या है आपका है पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में भी चाइल्ड है, टोटल पॉपुलेशन है नीचे का। ऊपर जो है बॉर्न चाइल्ड न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो पी है पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में भी बर्थ है। इसलिए रेट जो कैलकुलेट होता है, रेट में होता है कि न्यूमरेटर इज द सबसेट ऑफ द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। रेशियो में क्या है? रेशियो में बोथ एक्स एंड वाई आर ऑफ द सेम इनवर्स बट दे आर डिफरेंट, अलग अलग हैं। सेक्स रेशियो एग्जाम्पल के रूप में, सेक्स रेशियो ये क्या है? जो है ऊपर मेल नीचे फीमेल, या ऊपर फीमेल नीचे मेल, अलग अलग हैं, सबसेट नहीं है, जो पार्ट नहीं है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेशियो। हमेशा जो है इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं कि रेट और रेशियो जो है क्या होता है। नीचे आइए भाई, नीचे सैंपल साइज, इसको जो है और डिटर्मिनेशन, बहुत सोशल साइंस में इसका लोग करते नहीं हैं, तो इसको और आगे चलो भैया आगे। ये भी है जो है, मैं ये लिखा हुआ था जो है कि सैंपल सर्वे में जो सैंपल साइज होती है उसकी जो है सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप जो है कितना बड़ा सैंपल आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं अपने स्टडी के लिए, अपने जो रिसर्च के लिए। और निश्चित है कि जो सैंपल का सिलेक्शन आप करते हैं, सैंपल साइज, अगर सैंपल साइज जैसा कि जितना ही साइज जो बड़ा हो, लेकिन फिजिबल होना चाहिए। एक जो रिसर्चर के लिए एक सैंपल साइज जितना ही आप जो बड़ा करेंगे, अगर यूनिवर्स आपको पता है, पॉपुलेशन आपको अगर पता है, तो उसमें से जितना बड़ा आप सैंपल लेंगे वो स्टडी आपकी बड़ी अच्छी होगी जो है। लेकिन आपको फिजिबिलिटी भी देखना है कि कितना आपके लिए जो है वो फिजिबल है, जिसको कि आप जो है कर सकते हैं। तो सैंपल साइज के लिए होता है।
अब सैंपल साइज का एक जो है एग्जाम्पल, अब नीचे आइए जो है ये एक फार्मूला है और नीचे ये है फार्मूला। एक बहुत सारे बच्चे जो पूछते रहते हैं साहब हमको ये काम करना है, जो कितना बड़ा सैंपल लेना चाहिए क्या होता है, प्राय लोग करते हैं भाई कि और 10% का सैंपल जो है आप ले लीजिए, जो ये करते हैं। अब एक सैंपल मैं आपको ये एग्जाम्पल मैं कहाँ पर जरूरत पड़ती है मैं समझाता हूँ एक जो है एग्जाम्पल के जरिए। अब एक जो है हमारे पास जो प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम है सपोज एट द वेलनेस सेंटर, हमारा जो वेलनेस सेंटर जो यहाँ पर बना है सेंटर, one is interested in determining the percentage of patients who stay for more than 3 days। जो हमारा जो वेलनेस सेंटर बना हुआ है, एक जो मैनेजर है जो कि हमारा एकोमोडेशन जो देखता है जो है, वो ये चाह रहा है कि हमको वो जानना चाहता है कि कितने पेशेंट्स हमारे आते हैं जिनका स्टे जो है मोर देन 3 डेज होता है। आगे क्या है जो है, पर्सन डूइंग द रिजर्वेशन वांट्स टू बी 95% कॉन्फिडेंट। अब उसको जो है ये भी आ गया, हमेशा जो टेस्टिंग जो लोग इसमें कुछ करते होंगे जानते होंगे, तो जो वो सिग्निफिकेंट जो लेवल होता है जहाँ पर रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जो विश्वसनीयता, उसको जो है गारंटी वो चाह रहा है। वो जो मैनेजर है जो है वो 95% अपने को विश्वास रखना चाहता है कि जो हम सोच रहे हैं जो कर रहे हैं कम से कम उसका जो गारंटी जो है वो 95% हो। यही होता है भाई जो टेस्टिंग में, ये वो चाहता है दैट द एस्टिमेटेड परसेंटेज हैज टू बी नीचे विदिन 3% ऑफ द ट्रू वैल्यू। वो कह रहा है कि जो सत्य जो वैल्यू होगा जिसको कि हम चाहते हैं उससे जो प्लस माइनस जो एक स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो 3% का जो अधिक से अधिक जो है, 90% तो 95% तो हमारा मानना है, लेकिन उसमें अगर कुछ एरर की संभावना हो तो 3% से ज्यादा का ना हो जो है। अब इसके बाद प्रॉब्लम अब कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट कंजर्वेटिव सैंपल साइज नीडेड फॉर द प्रॉब्लम। अब इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है कितना बड़ा सैंपल होना चाहिए, ये भाई आया समझ में। ये तो ये मैं कह रहा हूं कि जो सैंपल साइज की जो बात होती है ये तो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। जो हमेशा हम आप लोगों से कहता हूं भाई कि जो स्टडी प्रॉब्लम आपकी है, जो आप हाइपोथेसिस बनाए हैं, उस पर जो वो डिपेंड करेगा आपका कि कितनी बड़ी सैंपल आप लें, आपको जो है उस पर करेगा। तो बताया ना कि यह एक प्रॉब्लम आया, वो जो मैनेजर है जो एकोमोडेशन को देता है उसको चिंता होगी, उसको जो प्रॉब्लम होगी भाई कितने लोगों को 3 दिन रखना होगा, कितने लोगों को 1 हफ्ता रहना है, किसी को 15 दिन रहना है। तो उसके दिमाग में एक आ रहा है कि कितने ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि 3 दिन से जो ज्यादा जो रहते हैं, और हमारा इस पर जो है परसेंटेज क्या होगा जो हमको जो है 95% हमारा जो विश्वसनीयता जो लेवल हो और एरर की संभावना जो है 3% से ज्यादा न हो। अब उसका नीचे देखिए वो दिया हुआ है, अब इसको जो है वो सोल्यूशन दिया हुआ है, ये सब दिया है। आप जानते हैं कि 95% लेवल्स जो लोग कोर्स वर्क पढ़ाते हैं और जो लोग थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज रखते हैं, और सिग्निफिकेंट लेवल जो है 1.96 लेवल होता है, जहाँ पर हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। लेवल आपका जो 95% है, उसी मैथमेटिकल फार्मूले से हमने कैलकुलेट किया। नीचे आ जाइए, नीचे कितना आया, ऊपर है जो है 1067। इसका मतलब कि सैंपल साइज जब वो 1067, चाहे वो जो रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे से ले चाहे जो प्रोस्पेक्टिव सर्वे से ले, 1000 पेशेंट जब आएंगे तब उसको जाकर जानकारी हो पाएगा कि इसमें कितने लोग जो है 3 दिन से ज्यादा रहना चाहते हैं, कितना लोग कितने दिन तक रहना चाहते हैं। तो ये जो सैंपल साइज आपका जो डिटरमाइन, ये सैंपल साइज उसकी जो 95% जो गारंटी के साथ है और 3% जो है एरर के साथ है। तो ये जो एक सैंपल को कैसे जानकारी की हमको जरूरत पड़ती है। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में तो हमको लगता है कि सभी लोग जो जानते होंगे, जो प्राइमरी डेटा होता है जिसको कि आप जो फर्स्ट हैंड डेटा आप कलेक्ट करते हैं जो है, आप चाहे वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं या आप जो है फील्ड में जाकर आप करते हैं, ये आपका जो है आपका फर्स्ट हैंड डेटा है। जो फर्स्ट हैंड डेटा जो है कलेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं, नीचे दिया हुआ है। और क्या नीचे है ये देखिए,
ऑब्जर्वेशनल मेथड है, एक जो ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं, या जो क्वेश्चनेयर बनाते हैं, जो क्वेश्चनेयर के थ्रू जो आप कलेक्ट करते हैं, या आप जो मेल करते हैं, जो क्वेश्चनेयर को जो मेल कर देते हैं, और जो अपना रिस्पॉन्डेंट से जो भी है इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा होता है कभी कभी जो बहुत सारी ऐसे होती है प्रॉब्लम हमारी, जहाँ की हम जो टेलीफोनिक के द्वारा भी हम कलेक्ट करते हैं, तो ये जो प्राइमरी डेटा जो है वो कलेक्ट करने की जो तरीका है। और जो आप जो लाइब्रेरी से जो काम करते हैं, जो ऑलरेडी जो पब्लिश्ड डेटा है हमारे पास, उससे कोई अगर काम करते हैं आप, तो वो जो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि फर्स्ट हैंड डेटा ऑलरेडी जो पब्लिश्ड है जो है, और पब्लिश्ड डेटा से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लेकर अपना काम कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा है। तो प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा आप जानते ही हैं जो है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जो है आप सभी जानते हैं कि कैसे जो टेस्टिंग आप करते हैं। अब जो हाइपोथेसिस आपने ऊपर जो है वो किया हुआ था, अब वो टेस्टिंग इसका यही है कि एक जो हाइपोथेटिकल जो चीजें आपने माना है, क्योंकि हाइपोथेसिस क्या थी, परिकल्पना थी आपकी, एक जो सोच थी जो है रिसर्च के बारे में, जो प्रॉब्लम आप सोचे थे पहले, उसमें एक आपने जो परिकल्पना किया था, एक जो मैप बनाया था अपने जो है कि ऐसा होता है, ऐसा होगा, जब हम इस तरह की स्टडी करेंगे तो ये चीज पाएंगे। यह आपकी जो परिकल्पना थी, यह एक जो है हाइपोथेसिस थी आपकी, और हाइपोथेटिकल एक जो है वैल्यू थी आपकी, वही जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है। वहाँ पे जो हाइपोथेटिकल जो पैरामीट्रिक वैल्यू कहा जाता है, वह चीज है एक है। और एक दूसरी चीज जो कि आप अपने डेटा से कैलकुलेट करेंगे, उस चीज को जानने के लिए जो अननोन है, पता है कि जो मैंने पॉपुलेशन की बात किया है आपको, यूनिवर्स की जो बात किया, उसमें कोई चीज है जो आप ढूंढ रहे हैं, वो चीज अभी अननोन है। उसी अननोन को जानने के लिए अब आप जो है तमाम विधि अपना रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप जो लेबोरेटरी में जा रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, उसके आधार पर जो आप कैलकुलेट करेंगे वह ऑब्जर्व्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स, ये इसके लिए सब आप जो कर रहे हैं। और एक जो हाइपोथेटिकल वैल्यू आपके पास थी जो है, इसको जो है जानने के लिए उसका जो टेस्ट आपको करना है और जानना है जो है। अब नीचे आइए जो है, अब ये जो है ये तो बहुत सारे होता है कि हमेशा हमने पहले भी बताया था आपको जो है कि हमेशा जो एट्रीब्यूट है क्वालिटेटिव डेटा, ये सिंपल हाइपोथेसिस बताया था आपको कि भाई वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है कि कोई चीज x माइनस वाई इक्वल टू 0 या x बराबर y, या यहाँ पर जो है चूंकि सांख्यिकी के जो भाषा में जो है उसको नल हाइपोथेसिस हम बोलते हैं, जहाँ पर जो है x जो है हमारा जो है सैंपल के आधार पर वैल्यू मिला है, और अगला जो जिसको म्यू कहते हैं हम जो है, यही जो है हाइपोथेटिकल अननोन वैल्यू है। तो हाइपोथेसिस हमारी है कि जो हम पाएंगे, ये जो हमारी सोच है, ये इसके बराबर होगा। अल्टरनेटिव उसका क्या होता है कि नहीं, उसके जो बराबर वो नहीं होगा, और ये इस तरह से जो हम पा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई कोई चीज अगर हमने जो है पर पेशेंट, हमने कहा कि भाई किसी भी हॉस्पिटल में जो है डेली आने वाले जो है आउटडोर में कितने पेशेंट हैं, मैंने कहा कि भाई 50, ऐसे जो हमने कह दिया 50, ये जो हाइपोथेटिकल वैल्यू हो गया। अब जो है, अब उसको जो टेस्ट आप करेंगे, तो अब क्या करेंगे, फिर आप जा करके 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप जब वहां पर बैठेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसके एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो वो चीज आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया सिंपल हाइपोथेसिस। दूसरा होता है कंपोजिट। कंपोजिट में क्या होता है कि एग्जैक्ट लोग नहीं बताते, लोग कहते हैं कि भाई कि इस हॉस्पिटल में जो आने वाले पेशेंट्स हैं वो 50 से ज्यादा हैं। अब ज्यादा 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। या कहते हैं कि जो है हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंटों की संख्या जो 50 से कम है, 50 से कम है, इसका मतलब 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो जब इस तरह की चीजों की जब आप बात करते हैं, तो यह जो कंपोजिट हाइपोथेसिस हो जाता है, क्योंकि आपने यह जो सिंपल हाइपोथेसिस नहीं है जो है, यह जो कंपोजिट हाइपोथेसिस है। तो बहुत सारे जो है बच्चे जो हमेशा पूछते हैं जो है सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस जो क्या होती है। अब इसके बाद जब दो मीन वगैरह का डिफरेंस है, तो हमने एक दिया हुआ है, जो लोग सांख्यिकी या जो लोग कुछ जो मैथमेटिकल काम करते हैं, वो उनके लिए ये दिया हुआ है किस तरह से हम इसको स्टैटिस्टिक्स है, जिससे कि हम कैलकुलेट करते हैं और टेस्ट करते हैं। अगला चलिए जो है, ये जो टेबल जो है, इसको भी हमारी समझ से जो
आपका कोर्स वर्क है, जो पीएचडी के बच्चों का जो कोर्स वर्क है, इसको भी जानना चाहिए जो है। मैं बताता भी हूँ जो है कि हमेशा जो लेवल जो आपका एक लेवल होता है, जजमेंट जो करते हैं, अब जो जज करते हैं कि हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या जो रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं, तो हमेशा कहते हैं कि भाई 5% लेवल पर हम जो रिजेक्ट कर सकते हैं या 1% लेवल पर जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा अलग अलग दिया गया है। जो आपका जो विश्वसनीयता जो लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपका 95% और 99%। इसका क्या मतलब होता है कि भाई हम 95% विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये चीज ये होगा, या 99% विश्वास हमारा है कि ये चीज होगा, या ऐसा जो होता है वही जो विश्वसनीयता आपका होता है। और दोनों पर जो हमारी जो टेबलेटेड वैल्यू जो होती है, जो किताबों में जो दिया होता है उसकी वैल्यू 1.96 जो आपका 95% के लिए होता है, और 2.58 जो है वो 99% के होता है। कब जो किसी चीज को जो है एरर हमेशा होता है जो है सैंपलिंग एरर, अभी हम एरर क्या होता है उसको बताएंगे नीचे आपको। तो हमेशा एक लिमिट होता है जहां पर कि आप, और कब आप जो आपके हाइपोथेसिस है, कब वो सिग्निफिकेंट है हाइपोथेसिस, अगर वह 1.96 स्टैंडर्ड एरर से अगर वो ज्यादा है तो वो जो सिग्निफिकेंट है, अगर कम है तो इनसिग्निफिकेंट है। उसी तरह से जो है 1% जो है लेवल पे। और नीचे आइए जो है, ये जो है मेन जो रिसर्च का जो एक जो थीम होता है, जो भी हम डेटा वेरिएबल की बात मैंने किया ऊपर आपको, जो है वेरिएबल जो भी हम सोचते हैं, अगर वो जो यूनिवर्स आपको अगर नहीं पता है, पॉपुलेशन की साइज आपको नहीं पता है, जैसे कहा जाता है कि भाई एक जो विद्यार्थी भी पिछली बार एक थेसिस जो सबमिट किया था कि जो महाभारत या जो है रामायण में जो हमारे पात्र थे जो है, उनका योग से कैसे कंसर्न था, उनका योग के द्वारा जो शब्दों का आपका अपना जो संस्करण किया हुआ था। तो ये सब जितने जो लार्ज पॉपुलेशन होती है, वो सब एक जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का होता है, उसका एक शेप होता है, उसका एक जो मॉडल वैल्यू एक होता है, उसका जो है मीन और मीडियन एक होता है, उसमें जो आधा जो है एक तरफ होता है, आधा जो दूसरी तरफ होता है, एक कोई बीच में होता है, जिसको कि हम मॉडल वैल्यू करते हैं। जैसे इसमें ये दिया हुआ है बिल्कुल, ये जो है बेल शेप जो कर्व होता है, उसी को हम जो है और नॉर्मल कहते हैं। और क्रिटिकल रीजन जो लास्ट में होता है कि जो आपने सिलेक्शन किया है जो सैंपल का, जो आप स्टडी करना चाहते हैं, वो कितने जो है इस जो क्रिटिकल पॉइंट जो आपका शेडेड जो दिया हुआ है, वो जो क्रिटिकल पॉइंट है, अगर उस पॉइंट की तरफ ऑब्जर्वेशन आपके जा रहे हैं आपके स्टडी के, तो हाइपोथेसिस निश्चित है कि आपको हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाएगी। और अदरवाइज आपका जो है डेटा अगर जो है इसके बीच में अगर आता है, तो वो थेसिस आपकी जो है, जो आपने सोचा था अपने दिमाग में, जो एक जो परिकल्पना आपने किया था, वो जो एक्सेप्ट होगा, और वही जो है आपकी जो मान्यता होगी। तो हमेशा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपके स्टडी का जो है यही कर्व होता है, और इसी को जो है आप अब लेकर करते हैं। भले आप जो है अनजाने में कर रहे हैं या जो उसको जो जान कर कर रहे हैं, लेकिन आपके है चीज यही। भले आपको को नहीं पता है कि जो हम जो कर रहे हैं, जो है लार्ज स्केल की जो हम जो स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा जो है किस तरह का शेप, हमारा जो यूनिवर्स हमारा कैसा है, जो है पॉपुलेशन हमारा कैसा है आपका, लेकिन है आपका यही। बिना इसके आप जो कर नहीं सकते, क्योंकि जो आप करते हैं, अगर आप कोई आप जो टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, कोई आप सोच नहीं रख रहे हैं, लेकिन है यही जो टोटल जो ऊपर जितना आप पढ़ा था, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, ये सब आता है जो कंसेप्ट। ये होता है कि जब आपका अब डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि यहाँ पर सब लोग सांख्यिकी के विद्यार्थी नहीं है, इसलिए पूरा नहीं समझ पाएंगे कि जो आपका टी टेस्ट है जो है का स्क्वायर की वैल्यू होती है, कैसे जो है आपका 1 टेल टेस्ट होता है, जो 2 टेल टेस्ट होता है, इसमें बहुत नहीं आप लोग जान पाएंगे। और नीचे करो भैया, और नीचे आ जाओ। ऊपर जो था जो 2 टेल था, टेल का मतलब वही समझ रहे हैं, पूंछ जो होती है इसकी जो है। अब बहुत सारे ऐसा होता है कि जहाँ पर कि जो है एक जो का स्क्वायर टाइप के टेस्ट होते हैं, जो है आपका क्वालिटेटिव जो डेटा वाले जो टेस्ट होते हैं, जहाँ पर कि रेंज जो है 0 से जो इन्फिनिट तक जो वेरी करता है, उसमें जो है 1 टेल टेस्ट के माध्यम से हम जो कर सकते हैं, उसमें जो 1 टेल टेस्ट है। और आगे वाला ये भी है, चाहे लेफ्ट साइड में होता है, कभी जो राइट साइड में होता है, इसको करते हैं। और आगे चलिए, एरर्स जो है, अब जो है इसमें जो आप काम करते हैं, इसमें एरर की संभावना है। हमेशा जो एरर जो आप स्टडी करते हैं, तो बहुत लोग थेसिस में तो मेंशन कर देते हैं भाई हमारी थेसिस में जो ये
लिमिटेशंस है जो है, इन सब चीज़ों को हमने जो है अगर ऐसा हम किए होते तो और हमारा अच्छा होता, या इस तरह करते हम तो हमारी स्टडी के कुछ जो है लिमिटेशंस हैं। कभी कभी होता है कि दो तरह की जो है हमारे जो है वो सांख्यिकी में या जो स्टैटिस्टिक्स में जो रिसर्च कोर्स में हम रेफ्रेशर कोर्स वगैरह में बच्चों को जो हम लोग बताते हैं, ये दो तरह की गलतियां जो है इसमें होती है जो है। एक तो पहली गलती तो ये है कि कोई हमारी हाइपोथेसिस जो हमारी सोच थी वो सही होते हुए भी जब हमने रिजल्ट पाया तो उसको जो रिजेक्ट हो गई वो। एक ये होता है कि सोच हमारी जो है सही थी लेकिन फिर भी हमने जो रिजेक्ट कर दिया, यह एक प्रकार की गलती हो गई। दूसरी गलती हो गई कि जो हाइपोथेसिस जो है बिल्कुल रॉन्ग थी, जो है हमने जो सोच किया था वो हमारी सोच में ही जो गलती कहीं पे थी, लेकिन स्टडी करने के बाद उसको हमने जो एक्सेप्ट कर लिया। तेज जो है दूसरी गलती हो गई। अब टेबुलर के फॉर्म में इसको कम समझा रहा हूँ आपको, और थोड़ा नीचे कर दिया था। देखिए अब रियल जो स्टेटस ऑफ द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का जो स्टेटस है ऊपर देखिए जो बाई बरेट टेबल है, ऊपर जो स्टेटस दिया है कि हाइपोथेसिस आपके ट्रू है कि फॉल्स है। यह जो अननोन चीजें हैं, अभी तो आपने एक तो हाइपोथेसिस जो बनाया है और अब तो अपने समझ से जो ट्रू ही किया होगा, लेकिन हो सकता है फॉल्स भी हो। और डिसीजन क्या लिया है आपने, डिसीजन किया है आपने, चाहे आप एक्सेप्ट किया चाहे आपने जो रिजेक्ट किया। तो हाइपोथेसिस अगर ट्रू है और आपने एक्सेप्ट किया, ये आपका करेक्ट डिसीजन हो गया। हाइपोथेसिस आपकी ट्रू रही और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया उसको, ये आपका डिसीजन जो है वो सही माना जाएगा। दूसरा हो गया कि जो है हाइपोथेसिस आपकी सही नहीं थी, फॉल्स थी, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, एरर हो गया वो वहां पे। एक जो है एरर यहाँ पे है कि आपका ट्रू जो है हाइपोथेसिस को ट्रू होते हुए भी आपने जो रिजेक्ट कर दिया, तो वो जो है टाइप टू। अभी कहा जाता है हमारे जो है सांख्यिकी में कहा जाता है, बताया जाता है कि टाइप 2 एरर इज मोर सीरियस देन द टाइप 1 एरर। उसका जो एग्जाम्पल दे करके जो है इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। जैसे कहीं पर एक जो है मर्डर हो गया जो है और पुलिस ने किसी जो व्यक्ति को पकड़ लिया, जो है केस चला, सब कुछ हो गया और उसको जो है फांसी की जो सजा हो गई। वो आदमी जो है मर्डर नहीं किया था, सही व्यक्ति था, लेकिन उसको जो फांसी हो गई। गलती हो गई है, चाहे जो जज के द्वारा गलती हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ उन्हें। एक है आदमी ने जो रियली जो मर्डर किया, लेकिन केस चला, सब कुछ हो गया, छूट गया वो। तो एक जो है जो मर्डर किया हुआ था, छूट गया, यह भी ये एक गलती है। और एक जो सही था लेकिन उसको जो फांसी हो गई, वो भी गलती है। अब दोनों में कौन सीरियस है? इसमें सीरियस केस ये है कि जो आदमी सही था और उसको जो फांसी हो गया, वो जो टाइप 2 जो है आपका एरर है। एक है कि जो सचमुच में था लेकिन वो जो है छूट गया, भाई ठीक है, जो किसी रीजन से उसको नहीं मिला सबूत, मर्डर तो किया था लेकिन छूट गया। तो इसी तरह से कि जो है आपका जब एनालिसिस आप करते हैं तो ये टाइप 2 और टाइप 2 एरर आता है। और इसी के आधार पे जो है एक कहा जाता है किसी एक पावर ऑफ द टेस्ट, मतलब कि किसी जो है आपका टेस्टिंग की शक्ति क्या है, जो पावर क्या है। तो हमेशा जो है जब हम जो टेस्ट करते हैं तो ये जो टाइप 2 एरर है उसको हम जो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जितने ये जो मिनिमाइज होगा उतने टेस्ट आपका जो है अच्छा कहा जाएगा। नीचे फार्मूला भी दिया हुआ है, लेकिन फार्मूला कितना है आप लोगों को जो है, ये है जो है पावर ऑफ द टेस्ट। बीटा जो दिया गया है 1 माइनस बीटा, बीटा जो वही है जो है टाइप 2 एरर की जो वैल्यू होती है उसी को जो बीटा कहते हैं। तो हम हमेशा जो कोशिश करते हैं कि बीटा जितना ही जो कम होगा, पावर ऑफ द टेस्ट उतने ही जो है ज़्यादा होगा। ये इसका जो है कहने को होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमेशा लोग पूछते रहते हैं, साहब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जो डिफिनेशन नहीं पता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो आपके नंबर ऑफ सैंपल साइज क्या है, आप जब केसेज क्या है, और उसमें जो है वेरिएबल कितने जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको आप जो घटा दीजिए। आप जो है n माइनस के जो है के जो नंबर ऑफ आपके वेरिएबल्स हैं और ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इसके द्वारा आप जो है निकाल सकते हैं। ये तो जनरल चीज़ें हैं जो कि एक टेस्टिंग में जो हम चीज़ें जो है यूज करते हैं।
इन सब चीज़ों को जो हम लोग कर लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो है, मैं एक ब्रीफ आप लोगों को दिया मैंने जो है, इस पर ज़रूर जो है क्वेश्चन जो होंगे आप लोगों के जो है, मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इसमें पूछें। और सर, एक नल हाइपोथेसिस क्या है? व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस बोलते हैं वही हाइपोथेसिस जो कि आप जो परिकल्पना जो कर रहे हैं, जिसको आप सोच रहे हैं, वही आपकी जो नल हाइपोथेसिस है। जो चीज आपकी सोच है वही आपकी जो नल हाइपोथेसिस है। जो परिकल्पना जिसके बारे में आप कर रहे हैं, जो एक प्रॉब्लम दिमाग में आया जिसको कि जिस पर कि आप जो रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये आप जो है देख रहे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने दिया था ना, जो हाइपोथेसिस जो ऊपर बच्चों का जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि के बच्चे किसी ग्रेड में जो है, तो एक सोच क्या है आपकी है, वही आपकी जो नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब कि वो एक जो वहाँ पर लिखा हुआ था H0 या जो है ये H1, वो लिखने का एक अपना जो नोटेशन है, एक सिंबल है जो है नोट करने का। नल हाइपोथेसिस मतलब यही है कि किसको आप सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वही जो नल हाइपोथेसिस है। और हमेशा जो है उसका एक जो है अल्टरनेटिव कहते हैं, जैसे कहते हैं कि x = y, एक सोच है, एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि नो x ≠ y, तो जो अल्टरनेटिव हो गया, तो एक जो है ऊपर वाला जो नल हाइपोथेसिस हो गया और जो x ≠ y अल्टरनेटिव हो गया। तो हमेशा कोशिश करता है रिसर्चर जो है, हमेशा कोशिश करता है कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो जो रिजेक्ट हो जाए, तो वो जो रिजेक्शन का कोशिश करता है, और जो रिजेक्ट हो जाएगा तो उसका जो सोच थी, उसका जो नल हाइपोथेसिस थी, वो जो एक्सेप्ट हो जाएगी। नल का मतलब जीरो, नल पॉइंट। तो जीरो मतलब नहीं है भाई, वो तो H0 जो मैं कहा था वो एक सिंबल है आपका ना, एक सिंबल है। क्यों इससे जो समझिए ना, आप कहते हैं कि कहीं भी किसी भी जो है उत्तराखंड में जितने जो है हाउस होल्ड्स हैं, विलेज के जो हाउस होल्ड्स हैं, उनकी एवरेज लैंड होल्डिंग इज सेम एज इन उत्तर प्रदेश। आप इस भाषा में आप समझिए, एवरेज नंबर, एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन उत्तराखंड इज इक्वल टू द एवरेज साइज ऑफ लैंड इन उत्तर प्रदेश। आपका बराबर हो गया। उत्तराखंड को मान लीजिए x और उसको मान लीजिए y, तो x = y। एक जो दूसरा व्यक्ति कहता है नो, एवरेज साइज ऑफ लैंड इन उत्तराखंड इज ग्रेटर देन द उत्तर प्रदेश, सो x ≠ y। आप टेस्ट किसको आप कर रहे हैं, जो आपने एज्यूम किया है, वही जो इसको आपने एज्यूम किया है वही आपका जो है नल हाइपोथेसिस हो गया, और जो अल्टरनेटिव है वो जो नॉट इक्वल टू हो गया। आरडीसी की क्या प्रक्रिया होती है और क्या इसकी वैल्यू है, और क्या कोई भी शोधार्थी आरडीसी के पूर्व अपना शोध कार्य प्रारंभ कर सकता है? रिसर्च के लिए तो आरडीसी जब तक हम लोग, हालांकि हम लोग का डीआरसी बोलते हैं जो डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, तो जब तक कमेटी आपको अप्रूव नहीं करती है तब तक कैसे उसे करने को तो आप जो कर सकते हैं, लेकिन जब तक जो ऑफिशियली तो तभी होगा जबकि आपका डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी आपको रिकमेंड करेगी। रिकमेंडेशन जब आपका होगा तभी तो आप पीएचडी की डिग्री के लिए यदि रिसर्च करना चाहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है। जब तक रिसर्च डिग्री कमेटी विषय को स्वीकृत नहीं कर देती है तब तक आप उस पर अधिकृत रूप से शोध नहीं कर सकते। आप स्वतंत्र रूप से कोई भी शोध कार्य करें, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप शोध करते रहें, जीवन भर अनुसंधान करते रहें, लेकिन आपको विश्वविद्यालय के अंतर्गत शोध कार्य करने की अनुमति जब जो उसके लिए बनी हुई कमेटी है उसके द्वारा नहीं मिलेगी, तब तक आपका वो शोध कार्य पीएचडी डीलिट की उपाधि के लिए मान्य नहीं होगा। आपने जो रेट और रेशियो जो डेफिनेशन दी थी, आप उसे रिपीट करेंगे सर एक बार? मैंने ये कहा था कि रेट जो है, रेट में जो है जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है x/y जैसे हो गया। रेट एक मिनट, रेट में जो है x इज इंक्लूडेड इन द y। रेट में x/y जो आप कर रहे हैं, इन रेट x इज इंक्लूडेड इन y, तब रेट हुआ। रेशियो में x एंड y आर इंडिपेंडेंट।
सर दोनों ही जो है रेट भी और रेशियो भी कंपेयर करते हैं दो यूनिट को, बिल्कुल जो है बिल्कुल करते हैं। लेकिन जब रेट की यूनिट चीजें जो अलग हैं, दो नंबर को कंपेयर करते हैं, रेट भी और रेशियो भी। लेकिन जब रेट की बात करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, रेट तो जो रेट की बात कर रहे हैं उसमें जो दो यूनिट हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स हैं, और जब रेशियो की बात कर रहे हैं वो सेम टाइप ऑफ द यूनिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, और भाई जो मेरा आप बताइए कोई जो एग्जांपल बताइए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। बताइए। सपोज यहाँ पे 50 पर्सन्स बैठे हुए हैं, ठीक है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल। नहीं दो चीज ठीक आपने कहा। रेशियो आई एम सेइंग रेशियो आप जो मेल सेम यूनिट सर, सेम यूनिट। भाई रेशियो किसमें रेशियो चाहते हैं? मेल और फीमेल में हाँ, तो कितना ठीक है जी। ठीक, मेल को अलग काउंट कर लीजिए, फीमेल को जो अलग काउंट कर लीजिए, रेशियो आ गया सर। ठीक है। अब बात आती है रेट की। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इंक्लूडेड इन दिस हॉल? दैट इज द रेशियो। नो रेट की मैं बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट इन दिस हॉल? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ? सपोज दैट इज 30%। हाउ टू कैलकुलेट? रेट इज सपोज एक पर्सन जो है 50 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। देयर आर 2 डिफरेंट यूनिट्स आर देयर, डिस्टेंस एंड द टाइम। आई थिंक दैट इज द रेट। 1 दर्जन केला मिलता है आपको 10 रुपए में, दैट इज द रेट इन मैथमेटिकल टर्म्स। एक मिनट अभी तो मैंने कहा कि यहीं पर आपको जो डिफिनेशन बताया मैंने, आपको यहीं पर हाल में जो आपको जो उसका एग्जाम्पल मिल गया। आपने ये कहा कि भाई मेल फीमेल का जो है यहाँ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे, उनकी जो रेशियो क्या है वो हो गया। तो आपने जो मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया। जी बिल्कुल। मैं जो दूसरा कह रहा हूँ कि व्हाट इज द रेट ऑफ पार्टिसिपेटिंग द फीमेल पार्टिसिपेंट इन दिस रिफ्रेशर कोर्स टुडे? आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? That is not the rate. दिस इज रेट। आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। टोटल नंबर ऑफ मेल फीमेल दोनों है। That is ratio, that is not the rate, sir. कृपया मेरी बात सुने। देखिए रेट और रेशियो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे रेशियो आपने पिछले फिगर में देखा, एक गोला है। पॉपुलेशन लाते हैं कि आज भाई हमें 10 साल की लेनी है, इस साल हमारा पूरे गोले के अंदर 1/4 ये फ्रैक्शन है, 1/4 फ्रैक्शन रेशियो है, 4 में 1 ये रेशियो है। अब आया रेट। देखिए रेट का मतलब होता है, रेट इज ऑलवेज डिजाइन विद द टाइम। रेट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, आप कितनी देर में कितना चले। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है। That is the frequency to be in the any event. That is the frequency. दोनों के डिफरेंस बता रहा हूं। रेट देखिए, जब रेट आता है आपको ये देखना है कि वेरिएबल जो हमारा है x, अगर डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो हम उसके टाइम के रिस्पेक्ट में रेट की बात। लेकिन जब हम दोनों हमारे वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंस है, एक होता है डिपेंडेंट जो सर ने बताया, एक्स वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हमारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट ज्यादा हो जाते हैं जाकर के और डिपेंडेंट, तो हमारा उसका पार्शियल में जाता है, तब उस जगह हमारे अलग अलग पार्ट्स पे, फ्रैक्शंस पे। तो रेट और रेशियो आता फ्रैक्शन में, प्रोपोर्शन एंड फ्रैक्शन। आप रेट आप चाहे रेटिंग आपस में ग्रुप में कर ले, चाहे वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम में कर ले, या कहीं पे कर ले, तो उसका डिफरेंस है दोनों का। व्हाट इज रेट with different number of units. जो रेट और रेशियो जो टाइम, उसमें तो है ही है, उसमें तो रीजन है ही है, प्लेस है ही है उसमें। ये तो इस पर्टिकुलर जो हाल में इस टाइम की बातें हैं कि इतने मेल हैं, इतने फीमेल है, दिस इज द रेशियो। और व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द रेट ऑफ द फीमेल, वो मैंने तो सिंपल डिफिनेशन बताने के प्रयास किया, लेकिन टाइम और प्लेस तो इन्वॉल्व है उसमें। बहुत अच्छी उत्तम चर्चा रही, क्योंकि विश्वविद्यालय का जो प्रमुख कार्य होता है शोध कार्य होता है, और शोध के संबंध में जितनी भी जानकारी प्राप्त होती चली जाए और उसको हम अपनी शोध प्रक्रिया में स्वीकार कर लें, उतना ही हमारा शोध कार्य उत्तम होगा, हमें उसमें संतुष्टि भी होगी। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बहुत
उत्तम प्रकार से विषय हमारे सामने रखा। हमारी भारतीय परंपरा में सबसे पहला तो शोध कार्य करने के लिए या कोई भी बड़ा कार्य करना है उसके लिए उसका अधिकारी कौन, उसका अधिकारी कौन शोध कार्य कर सकता है, प्रत्येक शास्त्र में उसका वर्णन होता है। और फिर शोध करने की प्रबल अभिलाषा, उसके अंदर ये उत्कंठा होनी चाहिए, उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मुझे इस विषय पर शोध कार्य करना है, और वो शोध ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा जगत में, सामाजिक जगत में, राष्ट्रीय जगत में लोक कल्याणकारी हो, सबका हित सिद्ध करने वाला हो। कहते हैं ना, मक्षिक परिमक्षिका पाता, वो नहीं, एक मक्खी के ऊपर दूसरी मक्खी रख दी उससे कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ ले लिया वहां से कुछ ले लिया और अपने नाम से ग्रंथ प्रकाशित कर दिया कि हमने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। तो ये बहुत सारी जो जानकारियां हैं, इनसे हम अपने ज्ञान कोश को समृद्ध करें और कोई ऐसा कार्य करें, चाहे शोध पत्र हो, चाहे हमारा शोध प्रबंध हो, वो उसमें कुछ हो, पढ़ने वाले को जब वो उसको पढ़े तो लगे कि हाँ इसमें मेरे लिए कुछ है। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी विधा का हो, विज्ञान का हो, मेडिकल साइंस का हो, मानविकी का हो, योग का हो, लेकिन यदि आपके किसी ग्रंथ में, किसी शोध प्रबंध में उसको लगता है कि हाँ ये मेरे काम की चीज मुझे यहाँ से प्राप्त हो रही, तब तो आपके शोध कार्य की महत्ता है, उपयोगिता है। और वादे वादे जायते तत्वबोधा, हमारे ऋषियों ने कहा कि जब इस प्रकार से हम वाद विवाद करते हैं तो उसी से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। मैं आप सब की ओर से श्रद्धेय डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।